हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यूम। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई है। तो जो मनरेगा योजना है ये भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2008 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 1 अप्रैल 2008। आज का पहला प्रश्न है, मनरेगा में किस तरह के कार्य नहीं किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक वानिकी, दूसरा ऑप्शन है बिल्डिंग बनाना, तीसरा ऑप्शन है भूमि समतलीकरण, चौथा ऑप्शन है जल संग्रहण व जल संवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बिल्डिंग बनाना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण है। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी व मूल्यांकन करना, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शिता लाना, तीसरा ऑप्शन है एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों की क्रियान्वयन की प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मनरेगा के अंतर्गत जो सोशल ऑडिट किया जाता है उसका कार्य ये होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है उनके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके कार्यों की निगरानी रखना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना ताकि पारदर्शिता लाया जा सके, और मनरेगा के अंतर्गत जितनी भी एजेंसियां हैं उनके कार्यों का पर निगरानी रखना भी जो सोशल ऑडिट का कार्य होता है, ठीक है, और उनके कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मनरेगा में सामग्री पर व्यय कितने प्रतिशत किया जाता है। पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 50%, चौथा ऑप्शन है 80%। तो मनरेगा में सामग्री पर व्यय जो है 40% किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 40%। याद रखिएगा मनरेगा के अंतर्गत जो है मजदूरी, ठीक है, मजदूरी और सामग्री पर व्यय का जो प्रतिशत होता है 60:40 में होता है, यानी 60% मजदूरी में व्यय होता है और 40% सामग्री में व्यय होता है। अगला प्रश्न है, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर, चौथा ऑप्शन है जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय को वर्जित नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हाँ, क्योंकि जो RTI एक्ट है उसकी धारा 23 के तहत किसी भी न्यायालय को RTI के तहत लिए गए निर्णय से संबंधित किसी भी मामले या आवेदन हो या प्रक्रिया हो उस पर सुनवाई करने की अनुमति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है लॉगबुक, दूसरा ऑप्शन है फाइल नोटिंग, तीसरा ऑप्शन है परिपत्र, चौथा ऑप्शन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, फाइल नोटिंग। अगला प्रश्न है, किसी निर्धारित स्थल में कार्यरत मजदूरों की एक निश्चित समय अवधि के लिए उपस्थिति पंजी जिसके आधार पर मजदूरी भुगतान की जाती है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हाजिरी पंजी, दूसरा ऑप्शन है मजदूरी पंजी, तीसरा ऑप्शन है मस्टर रोल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मस्टर रोल। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है धारा 28, दूसरा ऑप्शन है धारा 22, तीसरा ऑप्शन है धारा 24, चौथा ऑप्शन है धारा 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, धारा 23। धारा 23 के तहत जो है किसी भी न्यायालय को RTI के तहत लिए गए जो निर्णय है उसके संबंध में किसी भी मामले में या किसी भी प्रक्रिया की सुनवाई करने की अनुमति नहीं होती है। बाकी जो धारा 28 है, धारा 28 में नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति बताया गया है। धारा 22 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। धारा 24 में जो है RTI अधिनियम का कुछ जो संगठन है उस पर लागू न होना, ये बताया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का कतिपय संगठनों में लागू न होने का उल्लेख किस धारा में है। पहला ऑप्शन है धारा 24, दूसरा ऑप्शन है धारा 28, तीसरा ऑप्शन है धारा 26, चौथा ऑप्शन है धारा 30। तो कुछ संगठनों में लागू न होना RTI एक्ट का ये बताया गया है धारा 24 में, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला,
अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख शब्दों की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है धारा 3, दूसरा ऑप्शन है धारा 4, तीसरा ऑप्शन है धारा 5, चौथा ऑप्शन है धारा 2। तो जो परिभाषा है ये आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 में बताया गया है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अधिकारियों को कार्य देना, दूसरा ऑप्शन है पंचायत को नियमित रोजगार देना, तीसरा ऑप्शन है अकुशल श्रमिकों को अपने ग्राम स्तर पर 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देना, चौथा ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता देना। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसका उद्देश्य होता है जो अकुशल श्रमिक है उनको उनके ही गाँव स्तर पर नज़दीक में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देना, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सत्य नहीं है, मतलब गलत है? पहला ऑप्शन है सूचना का अधिकार अधिनियम चैनल को वितरण करने, विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नीति आयोग की नियुक्ति करता है। दूसरा ऑप्शन है सूचना का अधिकार अधिनियम के पीछे का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन है आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाने की कुंजी है। चौथा ऑप्शन है सरकारी इकाइयों में भ्रष्टाचार को रोकना आरटीआई अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आरटीआई अधिनियम के संबंध में गलत कथन है, तो ऑप्शन पहला गलत कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। बाकी जो आरटीआई एक्ट है, ठीक है, 2005, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना और नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना, यह आरटीआई जो एक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, चौथा ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसका वेतन और भत्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। अगला प्रश्न है, मनरेगा में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? पहला ऑप्शन है 50-50%, दूसरा ऑप्शन है 90-10%, तीसरा ऑप्शन है 80-20%, चौथा ऑप्शन है 60-40%। तो मनरेगा में जो केंद्र सरकार है इसकी भागीदारी होती है 90% और राज्य सरकार की भागीदारी होती है 10%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 90-10%। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 200 दिन, दूसरा ऑप्शन है 150 दिन, तीसरा ऑप्शन है 100 दिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मनरेगा के अंतर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र है उसमें 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक में ग्राम पंचायत के समूह जिसका गठन भौगोलिक निकटता के आधार पर हुआ हो कहलाता है? पहला ऑप्शन है क्लस्टर, दूसरा ऑप्शन है जनपद, तीसरा ऑप्शन है जिला, चौथा ऑप्शन है सिविल सोसाइटी। तो ब्लॉक में ग्राम पंचायत के समूह जिसका गठन भौगोलिक निकटता के आधार पर हुआ हो वो कहलाता है क्लस्टर। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंधों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से 21 फरवरी 2016 से की गई है। दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य शहरी माने जाने वाली सेवाएं गांव में क्लस्टर के माध्यम से उपलब्ध कराना है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंध में सही कथन है, देखते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 21 फरवरी 2016 में किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य शहरी माने जाने वाली जो सेवाएं हैं वो गांव में क्लस्टर के माध्यम से उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से पूरे देश में की गई। दूसरा ऑप्शन है विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2000
2015 से राज्य के समस्त जिलों में लागू किया गया है। तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला है विधायक आदर्श ग्राम की जो शुरुआत है ये किया गया है 1 अप्रैल 2015 से, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब से हुआ है? पहला ऑप्शन है 8 मार्च 2015, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 2015, तीसरा ऑप्शन है 19 नवंबर 2015, चौथा ऑप्शन है 22 जनवरी 2015। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2015 को, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सहकारी साख व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इनसे संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन है केंद्र स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरा ऑप्शन है राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति। तो कौन संबंधित नहीं है सहकारी साख व्यवस्था से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है, राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक होता है और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण जांच दल के कार्य के संबंध में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कार्यस्थल का निरीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है मजदूरों से पूछताछ, तीसरा ऑप्शन है क्रियान्वयन एजेंसी के अभिलेखों की जांच पड़ताल करना, चौथा ऑप्शन है जांच का परिणाम निकालकर नई नीति बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, जांच का परिणाम निकालकर नई नीति बनाना। ये सामाजिक अंकेक्षण जांच दल का कार्य नहीं होता है। आपके लिए आज का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम देश में कब से लागू हुआ है? पहला ऑप्शन है 11 मई 2005 से, दूसरा ऑप्शन है 15 जून 2005 से, तीसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005 से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती है अगली क्लास में।